नमस्कार, मैं हूं सचिन और आपका स्वागत है हमारे घुमक्कड़ सचिन यूट्यूब चैनल में। आज हम जाने वाले हैं मुंबई के नज़दीक ठाणे ज़िले में अंबरनाथ का शिव मंदिर देखने। यह शिव मंदिर मुंबई से पूर्व की तरफ 48 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ट्रेन से 1 घंटे में पहुँचा जा सकता है। यह मुंबई से पुणे जाने वाली ट्रेन लाइन पर पड़ता है। स्टेशन का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर रखा है। रेलवे स्टेशन से दूर 2 किलोमीटर वालधुनी नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। यह शिव मंदिर वास्तुकला शैली के अनुसार नागर शैली के भूमिज प्रकार का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में शिलाहार राजाओं ने किया। शिलाहार राजाओं ने पहले राष्ट्रकूट राजवंश और फिर चालुक्य राजवंश के अधीन रहकर काम किया। यह है ठाणे के शिलाहार राजाओं के समय क्रमानुसार सूची, जिनमें पहला राजा कप्परदीन ने 9वीं शताब्दी में शिलाहार शासन स्थापित किया और 11वीं शताब्दी में चित्त राजा नागार्जुन और मुम्मुनी राजा ने मंदिर बनवाया। उत्तर दिशा की ओर के अर्धमंडप प्रवेश द्वार की अंदर की तरफ एक शिलालेख है। उससे पता चलता है कि इस मंदिर के बनवाने की शुरुआत उत्तर कोंकण के राजा चित्त राजा ने की, जिसका कार्यकाल 1022 से 1035 तक था और उनके छोटे भाई मुम्मुनी राजा के कार्यकाल में 1060 में पूर्ण हुआ। ये हैं सन 1861 में अंग्रेज़ों के ज़माने में ली गई तस्वीरें। इस मंदिर की वास्तुशैली मध्य प्रदेश के विदिशा के पास में स्थित उदयपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर और नासिक के सिन्नर स्थित गोंदेश्वर मंदिर से मेल खाती है। यह है मंदिर की बाहरी दीवार यानी मंडोवर। इस पे अलग अलग देवताओं के शिल्प बने हुए हैं। साथ ही में सुर सुंदरियों के शिल्प भी बने हुए हैं। भूमिज शिखर का कुछ हिस्सा गिरा हुआ है। यह है भैरव, हरिहर, इंद्र, लंगड़ा मनुष्य, मध्यमा दशतल, मर्दला, सुरसुंदरी, पार्वती, सूत्रधार और यजमान, वागेश्वर, नृत्य, आचार्य और ब्राह्मणी, नीचे विष्णु और ऊपर नटेश की मूर्ति, गजांतक, महाकाली, चामुंडा इनकी शिल्प। भेड़ के बाल निकलता हुआ अरब भी शिल्प में दिखाई दे रहा है। यह है आधार देने वाले मकर शिल्प। त्रिपुरांतक और ब्रह्मा सावित्री शिल्प। मुख मंडप का छत फांसना शैली का है। मंडप देखने लायक है। इसको तीनों दिशाओं में एक एक प्रवेश द्वार है। मंडप का बाहरी छत घंटा संवरण प्रकार का है। स्तंभ शिल्पकला से व्याप्त हैं। मंडप का वितान या सीलिंग 3 एक केंद्रक सर्कल का बना है और बारीक नक्काशी बनी हुई है। यह है मंडप के अंदर के उत्तर पूर्व के स्तंभ। इसमें क्षेमंकरी की प्रतिमा है। ये दक्षिण पूर्व के स्तंभ जिसमें गणेश प्रतिमा है। यह है दक्षिण पश्चिम के स्तंभ। इसमें सदजोत शिव ब्रह्म की प्रतिमा है। और यह हैं उत्तर पश्चिम की ओर के स्तंभ। यह हैं मंडप के अंदर के दीवारों के शिल्प, जिसमें गण और सिंह जैसे कई शिल्प दिखाई दे रहे हैं। अंतराल छोटा है। अंतराल का छत शुकनासिका यानी तोते की नाक के आकार का या हाथी की पीठ जैसा है। गर्भगृह में जाने के लिए सीढ़ियां उतर के नीचे जाना पड़ता है। यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं। ऊपर की छत खुला आकाश है।
मंदिर बनाने की कला शैली की उत्क्रांति। मंदिर बनाने की उत्क्रांति की प्रक्रिया के शुरुआती दौर में निराकार और साकार दोनों प्रतिमाओं की उपासना की जाती थी। प्रारंभ में पेड़ के पत्ते यानी द्रोण, उसके पश्चात में घास की झोपड़ी और उसके पश्चात में स्फंडिल या चिति से कल्पना ली गई होगी, जो जमीन का एक उभरा हुआ चौरस हिस्सा होता है। साधारण स्थापत्य में 3 समतल पत्थर खड़े करके ऊपर फर्श का ढक्कन लगा के डोलमेन बनाया जाता था। गुफाएं बनाने की तकनीक भारत में ईसा पूर्व 300 साल पहले मौर्य काल में आई थी, परंतु समतल छत के मूल मंदिर 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में बनने लगे। 6ठी शताब्दी में पुख्ता रूप में मंदिर बनाने की कला शैली विकसित होने लगी, जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश, नचना कोठार मध्य प्रदेश में दिखता है। 7वीं शताब्दी में मनुष्य देह के आकार अनुसार मंदिर बनाए जाने लगे। 9वीं शताब्दी में परिपूर्ण मंदिर बनने लगे। 9वीं शताब्दी में नागरकुट शिखर बाल अवस्था में थे और 10वीं शताब्दी में वे पूर्ण विकसित हुए। और इसी समय अनेकांडक और भूमिज शैली के मंदिर शिखर शैली खिलने लगी, जिसका विकसित रूप 11वीं से 13वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। यह है मंदिर स्थापत्य के ग्रंथ, जिसमें मंदिर बनाने की विधि लिखी हुई है। पूर्ण रूप से विकसित मंदिर को गर्भगृह, अंतराल, मंडप, मुखमंडप, शिखर होते हैं। मोटे तौर पर मंदिर स्थापत्य शैली पर आधारित 2 प्रकार की शैलियां भारत में हैं। पहली नागर शैली, जो मुख्यतः उत्तर भारत में विकसित हुई, और दूसरी द्राविड़ शैली या दाक्षिणात्य शैली। इन दोनों शैलियों के मिलाप से वेस्सर या हेसर शैली बनाई गई है, जो हाइब्रिड शैली है। इसका विकास कर्नाटक में 11वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ। इसमें लता पट्टिका और उपशिखर नहीं होते हैं। भूमिज शैली नागर शैली का ही एक रूपांतरित रूप है। फांसना शैली, यह शैली भी नागर शैली के अंतर्गत ही आती है। इसमें शिखर चौरस इमारत पे एक के ऊपर एक छोटी होती जा रही स्टेप्स होती हैं, पिरामिड जैसी। अभी मंदिर के अंगों को देखते हैं। मूल रूप से पूजा में पत्ते, फूल, फल, पानी उपयोग में लाते हैं। उसी के साथ चंदन, भोग, कपूर, धूप, दीप और वंदन प्रार्थना करते हैं। आगे चल के मंदिर का बाह्य रूप बदलने लगा, तो उसे राजमहल के जैसा बनाने का प्रयास किया गया, जैसे कि मंच, बैठक, भव्यता और अमीरों के साथ रहने वाली भीड़, राजा और दरबारियों के बीच अंतर रखने के लिए अंतराल, कार्यक्रम के लिए रंगशिला और मंडप, राजा जैसा ही भगवान का दिनक्रम रखा गया। प्रातःकाल संगीत के साथ प्रार्थना करके उठना, स्नान, पूजा, भोग, आँख और कान के मनोरंजन के कार्यक्रम, विश्राम इत्यादि। मंदिर का पहला अंग होता है उसका लेआउट या तल विन्यास या भूमि विन्यास। वह 2 प्रकार का होता है, चतुरस्र यानी ऑर्थोगोनल या वृत्त संस्थान यानी तारकाकृति। दिशाभिमुखता देखें तो बहुतायत में मंदिर पूर्वाभिमुख हैं और कुछ पश्चिमाभिमुख हैं। जिस उभरी हुई भूमि पर मंदिर खड़ा रहता है उसे पीठ या अधिष्ठान कहते हैं। यह चतुरस्र या वृत्ताकार हो सकता है। वेदीबंध, पीठ और मंडोर के बीच की रचना को वेदीबंध कहते हैं। इसमें अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे कि भित्ति, अधापद्म, कनी, कीर्तिमुख स्तर, गजस्तर, अश्वस्तर, नरस्तर, कुंभ, कुमुद, ऊर्ध्व पद्म, मंची इत्यादि। मंडोवर, गर्भगृह और मंडप की बाहरी दीवार को मंडोवर कहते हैं। निचले स्तर में मानव और देवी देवताओं के शिल्प होते हैं। गवाक्ष, झरोखा या खिड़की। गौ का मतलब सूर्य किरण होता है। गवाक्ष का एक अर्थ गाय की आंख भी होता है। सूरसुंदरियाँ, इसमें 16 स्त्री प्रतिमाएं प्रसिद्ध हैं। किसी के हाथ में फूल है, किसी के जलकुंभ, किसी के पेड़ का पत्ता, फल, आईना या नृत्य करने वाली इत्यादि। मकर प्रणाल, अभिषेक का पानी बाहर निकालने के लिए वारीमार्ग की योजना की होती है। बाहर की ओर मकरमुख होता है, जो एक काल्पनिक प्राणी है, और मराठाकालीन मंदिरों में गोमुख होता है।
मकर के ऊपर वरुण देव भी दिखाए जाते हैं। कुछ मंदिरों में मंडप या अंतराल के प्रवेश द्वार पर मकर तोरण होते हैं। शुक नासिका या महानासिका, अंतराल की बाहरी छत को शुक नासिका कहते हैं क्योंकि उसका आकार तोते की नाक या हाथी की पीठ की तरह होता है। कीर्तिमुख, यह सिंहमुखी पौराणिक प्राणी मंदिर में कई जगह दिखता है। कछुआ, 18वीं 19वीं शताब्दी से यह बनना चालू हुआ। प्राचीन मंदिरों में यह नहीं होता है। संकेत यह है कि कछुए का अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण होता है। घंटा, चंचल मन को सजग अटेंटिव करने के लिए इसका प्रावधान किया गया। दीपमाला, मराठाकालीन मंदिरों में पूरे प्रांगण में प्रकाश योजना हेतु पत्थर की दीपमालाएं खड़ी की गई। उदाहरण के तौर पर शिखर शिंगणापुर, रेनापुर इत्यादि। द्रविड़ शैली के मंदिर के बाहर की संरक्षक दीवार और उसके ऊपर के बुर्ज प्रवेश द्वार को गोपुर या गोपुरम कहते हैं। 12वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के पतन के बाद आक्रामकों से संरक्षण के लिए इन्हें बनवाया जाने लगा। उदाहरण के तौर पर मदुरई, श्रीरंगम, श्रीशैलम, चिदम्बरम के गोपुरम। गर्भगृह, इसमें मुख्य मूर्ति स्थापित होती है और यह साधारणतः चतुरस्र, अष्टकोणी या वृत्ताकार होता है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार सजाया जाता है। इसमें 2 त्रिशिल्प अक्सर दिखते हैं जो गंगा और जमुना नदियों का प्रतीक होता है। मध्य प्रदेश के उभरते हुए गुप्त साम्राज्य की भौगोलिक सीमाएं दर्शाने वाली गंगा जमुना नदियों पर प्रदेश की उपजता और समृद्धि निर्भर थी। इसी के प्रतीक के रूप में मकर वाहन पे गंगा और कछुआ वाहन पे जमुना का स्त्री रूप में शिल्पांकन किया जाने लगा, जो मंदिरों और गुफाओं के प्रवेश द्वार पर दिखता है। इसकी कल्पना स्तूपों के पास खड़ी स्त्री शिल्पों से ली गई होगी। अंतराल, गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाले दालन को अंतराल कहते हैं, जो बिना छत और दीवारों के होता है। मंडप 2 प्रकार के होते हैं, रंग मंडप और गूढ़ मंडप। रंग मंडप में दोनों ओर दीवार की बजाय कटहरे होते हैं और इसमें नृत्य, भजन, प्रवचन होता है। गूढ़ मंडप यह सारी ओर से बंद होता है। मंडप की 3 इकाइयाँ होती हैं, रंगशिला, स्तंभ और वितान। रंगशिला चौरस या वृत्ताकार होती है जिस पे कार्यक्रम होते हैं। स्तंभ वितान को आधार देने के लिए होते हैं। 11वीं से 13वीं शताब्दी में कर्नाटक शैली के चमकदार स्तंभ बनाए गए। स्तंभ के 3 भाग होते हैं, स्तंभपाद, स्तंभदंड और स्तंभ शीर्ष। तीनों अलंकृत होते हैं। स्तंभदंड पे घट पल्लव यानी घड़ा और पत्ते होते हैं जो समृद्धि का प्रतीक है और गुप्त काल यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी से दिखता है। वितान यानी मंडप का अंदरूनी छत या सीलिंग, यह समतल या नारियल की करोटी जैसा हो सकता है। वृत्ताकार नक्काशी इस पर होती है। अंबरनाथ के वितान पर हाथी के तालू जैसी नक्काशी है। शिखर, नागर शैली के शिखरों में आमलक होता है जिसका आकार आंवले जैसा होता है। गर्भगृह के छत पर शिखर चतुरस्र होता है और ऊपर की तरफ नुकीला होता जाता है। इसके हर दिशा के मध्य में नक्काशीदार पट्टिका होती है जिसे मूल मंजरी, लतीन या रहपक कहते हैं। उसकी पास की पट्टियों को रथ बोलते हैं। द्राविड़ शैली के शिखरों में कलश के नीचे स्तूपिका होती है। शिखर की रचना छोटी छोटी होती जाने वाली स्टेप्स की होती है। फांसना शिखर पिरामिडल शेप होता है। भूमिज शिखर और मंदिर, यह नागर शैली की उपशैली है जिसके मंदिर महाराष्ट्र में अधिक संख्या में है। इन्हीं मंदिरों को हेमाड़पंथी मंदिर कहने की गलत प्रथा है। हिमाद्री 13वीं शताब्दी में यादव राजवंश का प्रधानमंत्री था और भूमिज शैली के मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी में बने। इनका खास लक्षण है शिखरों के चारों ओर बने लता या लतीन या स्तंभकूट जिसपे चैत्याकृति नक्काशी होती है। दूसरा लक्षण है शिखर के निचले हिस्से में जो गवाक्ष होता है उसे शुकनास कहते हैं। भूमिज मतलब फ्लोर या मंजिल, पहली मंजिल पे दूसरी मंजिल और दूसरी पे तीसरी मंजिल, ऐसी रचना का शिखर जिसे है वह मंदिर। कर्नाटक के शिमोगा जिले में कोप्पतूर गांव के कैटबेश्वर मंदिर के 1231 के शिलालेख में इसे भूमिज का नाम लिखा है। 9वीं शताब्दी में नागरकुट शिखर निर्मित बाल अवस्था में थी।
10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वह परिपक्व हुई और इसी सदी में अनेकांडक व भूमिज शिखर मंदिरों को बाहर आई और यह 11वीं शताब्दी में परिपक्व हुई। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भूमिज मंदिर ठाणे का अंबरनाथ, सिन्नर का गोंदेश्वर, जोडगे का मानकेश्वर, पुणे का पलसदेव, अहिल्यानगर का लोनी भापकर में मल्लिकार्जुन मंदिर और धुलिया का बलसाने का मंदिर। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास का उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर, नेमावर का सिद्धेश्वर और छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले का आरंग मंदिर। गुजरात में केरा या खेड़ा जिले का सरनेल यहाँ का मंदिर और राजस्थान में बिजोलिया का मुंडेश्वर मंदिर। यह है भारतीय मंदिर स्थापत्य की विवेचना करने वाले प्रसिद्ध विशेषज्ञ और उनकी पुस्तकें। आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।